हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कोशिका की संरचना पढ़ाने जा रही हूँ। एक बार मैं आपको कोशिका का एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, इनकी खोज किसने की है और इनकी कौन कौन से कोशिकांग के क्या क्या नाम हैं। तो देखते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा, ये आपको एनिमल सेल का डायग्राम है। मैं पहले आप एनिमल सेल का डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्लांट सेल का डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो अगर बात करें, जो सबसे बाहर आपको ये लेयर दिख रही है, ये सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, किसकी बनी होती है, किस में होती है? तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसका जो मुख्य काम जो होता है, कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि जो कोशिका के अंदर जाने और बाहर आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका निर्धारण करना होता है। और एक ऐसी होती है तो ये अर्ध पारगम चयनात्मक होती है, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव होती है। एक खुद निर्धारण करती है कि किस चीज़ को, कौन सी जो आइटम है, कौन सी जो वस्तु है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करें और कौन सी कोशिका के बाहर ही रहें। ये कोशिका झिल्ली हो गई। मैंने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता दिया है आपको। ये जो आपको बाहर जो दिख रहा है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर की लेयर जो आपको दिख रही है ये कोशिका झिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो देखें, आगे हम बढ़ेंगे तो हमें एक संरचना और दिख रही है, गोल गोल जो संरचना दिख रही है, इसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है इसका? लाइसोसोम। हिंदी में भी इसको लाइसोसोम ही बोलते हैं। इसकी खोज डी डुबेने की, लाइसोसोम की जो खोज की है वो डी डुबेने की है। डी डुबे। मैं आपको एक एक कोशिकांग अच्छे से पढ़ाऊंगी भी, लिखाऊंगी भी। अभी आप बस एक ओवरव्यू देख लो। लाइसोसोम का काम क्या होता है कोशिका के अंदर? तो इस लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनका काम पाचन का होता है। ये पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये आपको जो लाइसोसोम दिख रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि कोई भी कोशिकांग अगर इनके पास आता है तो ये उसका पाचन कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ गया, क्योंकि ये कोशिका द्रव है तो इसमें ये जितने भी मैंने कोशिकांग बनाए हैं वो कहीं ना कहीं सारे इस द्रव में ही पड़े हुए हैं, तो वो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम के पास आ गया तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसके अंदर के जो एंजाइम होंगे वो इसका भक्षण कर लेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, इस लाइसोसोम की जो लेयर है वो फट जाती है और इसके जो एंजाइम है वो पूरी कोशिका में बिखर जाते हैं और ये लाइसोसोम स्वयं नष्ट हो जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कोशिकांग है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे बढ़ें तो ध्यान रखना, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब बात करें ये सेंट्रोसोम की, छोटी छोटी जो संरचनाएं दिख रही जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, या हिंदी में इसको तारक काय कहते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है, इनका काम कोशिका विभाजन के समय होता है। इसका जो काम होता है सेंट्रोसोम का, वो कोशिका विभाजन के समय काम होता है। ये कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्माण करते हैं, जो फॉलर्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं, जिससे इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो कोशिका विभाजन में हेल्पफुल होते हैं। जब मैं कोशिका विभाजन पढ़ाऊँगी तब मैं आपको ये सेंट्रोसोम बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम के बाद आपको जो अगली संरचना दिखाई दे रही है, ये अगली संरचना, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात करें तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलीकर ने खोजा है एवं प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने खोजा है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है वो नाम बेंडा ने दिया है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का या बोले कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। तो एक काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो आप लगा देना कि कोशिका के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक बार क्वेश्चन MP प्लस में आया हुआ है कि कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड बता दिए। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका किस कोशिकांग को कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आप बिल्कुल लगा देना माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्यों बोलते हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा भी बता देती हूँ। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ाई हुई है। अगर आप जिसने भी मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया है तो पहले पिछला लेक्चर ले लें, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोई कोशिकांग नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ एक कैप्सिड होता है बाहर की ओर और सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर DNA जो होता है उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, इस टाइप से पड़ा हुआ होता है। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखो साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। ये आपको जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के साथ में ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये DNA है। तो इसके बाहर भी एक लेयर है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, DNA है, इसलिए। लेकिन ये वाली जो कोशिका है ये कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ये यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा दिखाई दे रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि DNA केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में होता है, तो आप लगा देना कि DNA जो होता है वो केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं आपको डिटेल में फिर पढ़ाऊँगी अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये आपको जो छोटी छोटी सी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपको इधर भी और आपको ऊपर भी बहुत सारी दिखाई देंगी। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं इनको वैक्यूल बोलते हैं, इनको रिक्तिका बोलते हैं। वैक्यूल यानी कोशिका के अंदर कुछ छोटे छोटे से खाली स्थान होते हैं जिनको हम वैक्यूल या रिक्तिका कहते हैं। ये प्लांट सेल में बहुत बड़े आकार की रिक्तिका होती है और सेंटर में पाई जाती है। और एनिमल सेल में कुछ एनिमल में तो रिक्तिका पाई ही नहीं जाती, कुछ में होती है तो बहुत छोटी छोटी होती है। अब मैं आपको बात करूँ, ये जो द्रव भरा हुआ है पूरी कोशिका के अंदर, ये आपको जो द्रव दिखाई दे रहा है पूरी कोशिका के अंदर, इस द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव को क्या बोलते हैं, तो इस द्रव को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। अब मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया कि इस कोशिका के अंदर जो भी द्रव भरा है उसको हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर की ओर ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने अभी वहाँ पे बताया था कि केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, जब इन दोनों द्रवों को मिला देंगे तो इसको हम बोलेंगे जीव द्रव, इसको बोलेंगे जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया होगा आपको कि केंद्रक से लेके ये केंद्रक की जो झिल्ली है यहाँ से लेके, केंद्रक की ये जो झिल्ली दिख रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो द्रव भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर का जो द्रव है, केंद्रक के जो अंदर जो द्रव दिखाई दे रहा है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस संपूर्ण द्रव को, इस पूरी कोशिका के अंदर का जो द्रव है केंद्रक प्लस कोशिका, इस संपूर्ण द्रव को क्या बोलते हैं, तो इस संपूर्ण द्रव को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगी। वैसे मैं अभी बता देती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने की थी, इसको प्रोटोप्लाज्म नाम पुरकिंजे ने दिया था। और इस
जीवन की जो समस्त जैविक क्रियाएं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। और इसको हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया है। ये आपको मैंने कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म भी समझा दिया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। इस संरचना को गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसकी खोज किसने की, तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। इसका जो काम होता है, इस कोशिका के अंदर, ये जो कोशिका दिखाई दे रही है आपको, इस कोशिका के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे पदार्थ इस कोशिका के अंदर ही इनका निर्माण होता है। तो इन पदार्थों का, जैसे मान के चलो मैं आपको बताती हूँ, ये आपको राइबोसोम संरचना दिख रही है। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोटीन, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण होकर वो प्रोटीन कहाँ आएगी, तो वो प्रोटीन आएगी गोल्जी बॉडी के पास। तो गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन का क्या करेगा, वो उसको पैक करेगा। पैकिंग का काम करता है गोल्जी बॉडी। पैक करके जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उस प्रोटीन को वो भेज देगा। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्टों का उत्पादन हो रहा है, उनको पैकिंग करना और उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजना। इसलिए गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। आगे बढ़ें। ये आपका गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी बॉडी के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं आपको केंद्रक का बताती हूँ। अब ये जो केंद्रक के बाहर जो लेयर दिख रही है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये केंद्रक है। केंद्रक के बाहर की जो लेयर है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे अभी बता ही दिया कि ये क्या है, ये संरचना एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, अभी बताया था, जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक क्या है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक कोशिका का दिमाग बोलते हैं केंद्रक को। कोशिका का मैनेजर बोलते हैं केंद्रक को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बोलते हैं केंद्रक को। कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन भी केंद्रक है। और कोशिका की अगर दूसरा बोलें कि कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये आपको ये जो संरचना दिख रही है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं या हिंदी में इसको केंद्रिका बोलते हैं। इस केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की है। उस केंद्रिका में प्रोटीन का, इस केंद्रिका से राइबोसोम का निर्माण होता है। ये जो राइबोसोम आपको दिखाई दे रही छोटी छोटी संरचनाएं, इनका निर्माण केंद्रिका से होता है। और ये आपको जो धागे के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं पूरे केंद्रक में, इस धागे के समान संरचनाओं को क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्या है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। ये डीएनए या आरएनए के फॉर्म में रहता है, इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें, ये आपकी ये वाली जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, इस संरचना को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःपादप जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज पोर्टर ने की है। जंतु को पादप कोशिका में पोर्टर ने की है और जंतु कोशिका में की है पोर्टर ने और पादप कोशिका में की है गार्डनियर ने। इसका काम क्या होता है, तो ये पूरी कोशिका के अंदर, ये मैंने इधर एक ही साइड बनाया है, बाकी ये पूरी कोशिका में इस टाइप से ही बना हुआ होता है और एक जाल का निर्माण कर रहा होता है। इसकी जो भुजा होती है वो केंद्रक झिल्ली से, और आगे ये यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ तक ऐसे लगा हुआ होता है। आगे देखें, ये क्या बता दिया मैंने आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पूरे कोशिका में फैला हुआ होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये कोशिका को एक कंकालीय माध्यम प्रदान करता है, कोशिका को एक आकार प्रदान करता है, कोशिका को की सुरक्षा करता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसको बोलते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ये जो ER के ऊपर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ERV कहते हैं। ERV कहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको बताऊं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको बिल्कुल केंद्रक के पास में, ये छोटे छोटे से ये दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हैं। तो केंद्रक के पास में ये जो केंद्रक दिखाई दे रहा, केंद्रक के पास की जो ईआर होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, और इसलिए जिनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो कोशिका मेम्ब्रेन के पास में जो ईआर होते हैं इसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं राइबोसोम की। ये आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम राइबोसोम बोलते हैं। इनका निर्माण केंद्रिका से होता है, न्यूक्लियोलस से होता है। इनका काम क्या होता है राइबोसोम का, तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की है एवं पादप कोशिका में रॉबिन्सन ने की है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये मैंने आपको कोशिका का एक ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको एक एक कोशिकांग अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो मैं शुरुआत ये यहाँ पे कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें कोशिका से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम एक एक करके आपको कोशिकांग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिकांग में सेल वॉल की। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अभी आपने देखा होगा कि इसमें तो मैंने कोशिका भित्ति पढ़ाई ही नहीं है, क्योंकि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये ओनली और ओनली किस में होती है, तो ये कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल में होती है। और मैंने आपको जो सेल पढ़ाई है वो एनिमल सेल पढ़ाई है। देखो यहाँ लिखा है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है। आगे देखें, यह कोशिका को बाहरी आवरण एवं सुरक्षा प्रदान करती है। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में इस टाइप से एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस टाइप से उसकी संरचना होती है। मैं आपको उसका डायग्राम बना के, प्लांट सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति भी होती है और अंदर कोशिका झिल्ली भी होती है, दोनों संरचनाएं पाई जाती है। मैं आपको बता दूंगी, इसका भी पूरा डायग्राम समझा दूंगी। तो यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका को बाहरी आवरण एवं सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है, क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल, तो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज होता क्या है, तो सेल्यूलोज एक प्रकार की ग्लूकोज, एक प्रकार की शर्करा है जिससे कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल्यूलोज पादप का सबसे कठोर भाग है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्लांट का सबसे कठोर भाग कौन है, तो प्लांट का सबसे कठोर भाग सेल्यूलोज है, क्योंकि इसमें वाटर की जो मात्रा होती है वो 0% होती है। इसमें वाटर की मात्रा, कोई भी चीज़ नम किस वजह से होती है, उस पानी की वजह से, उसमें पानी 0% होता है, इसलिए पादप का सबसे कठोर भाग सेल्यूलोज है। आगे बात करें कवक, फंजाई जो होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। एक क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, आप लोग बिल्कुल याद कर लेना कि फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। आगे देखें, प्रोकैरियोटिक जीव में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये याद कर लेना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर जो होते हैं वो मैं आपको उसके साथ में बताती जाऊंगी, जिसमें से मैंने एक अंतर आपको यहाँ पे बता दिया है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं, एक कोशिका भित्ति हो गई। कोशिका भित्ति एक बार और देख लो, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, बाहरी आवरण एवं सुरक्षा प्रदान करती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और प्लांट सेल का सबसे कठोर भाग जो होता है प्लांट्स का वो सेल्यूलोज ही होता है। सेल्यूलोज में वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 0% होता है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसको याद रखना। अगला देखें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन।
अब बात करें सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको अभी बताई है प्लांट सेल में पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली एक ऐसी होती है, कोशिका झिल्ली मैंने अभी बताया था। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम चयनात्मक होती है, सेमी परमिएबल एवं सिलेक्टिव होती है। यह जंतु एवं पादप कोशिका या जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जंतुओं में भी होती है और पादपों में भी होती है। दोनों की कोशिकाओं में कोशिका मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे मैंने कोशिका झिल्ली लिखा है, इसको कोशिका कला भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, याद रखना, कई बार कोशिका कला लिखा हुआ आता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ये खुद चयन करती है कि कौन से पदार्थ की इसको आवश्यकता है, वो कोशिका के अंदर जाते हैं, और जिसकी आवश्यकता इसे नहीं होती है वो कोशिका के बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? एक प्रकार की बसाएं। फॉस्फोलिपिड्स के जो पॉलीमर होते हैं उसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। आज मैंने आपको सेल बॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया है और पूरा सेल का एक ओवरव्यू दे दिया है। इसके आगे कंटिन्यू हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।